नमस्कार। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शब्दशुद्धि और आज हमारा बिंदु है समास संबंधी शब्दशुद्धि। संबंधी शब्दशुद्धि। समास संबंधी शब्दशुद्धि। नमस्कार। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शब्दशुद्धि और आज समास संबंधी शब्दशुद्धि में वैसे कुछ तो आपको जानकारी है और कुछ यदि जानकारी नहीं है तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो समास संबंधी शब्दशुद्धि में क्या होगा, दो प्रकार से पढ़ी जाएगी। एक तो सीधी जो दो पद मिलते हैं तो पदों में विकार होता है, जहां संधि नहीं होती है परंतु विकार होता है, या जिसे हम कह सकते हैं हिंदी की संधि जिसमें मानी जाती है। तो यहां पर लिखिएगा समास संबंधी शब्दशुद्धि में, समास संबंधी शब्दशुद्धि में, समास संबंधी शब्दशुद्धि में जो शब्द सम्मिलित किए जाते हैं, समास संबंधी शब्दशुद्धि में जो शब्द सम्मिलित किए जाते हैं जो शब्द सम्मिलित किए जाते हैं, कॉमा, जो शब्द सम्मिलित किए जाते हैं, कॉमा, वे हिंदी की संधि के उदाहरण होते हैं। वे हिंदी की संधि के उदाहरण होते हैं। वे हिंदी की संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे देखिए, कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द होगा वो परिवर्तन करेगा, यानी उसमें विकार होगा। ये शब्दशुद्धि बता रहा हूं, पहले समझना इसको लिखते कैसे हम। और यहां पर लिख रहा हूं शुद्ध शब्द, इसका जो शुद्ध रूप होगा और सामने आएगा अशुद्ध रूप। ये कैसे होगा? जैसे एक शब्द है घोड़ा, घोड़ा शब्द है वो बदलता है गुड़ में। तो अब शब्द जो बने इसके साथ में कोई शब्द जोड़ दूं, घोड़ा शब्द के साथ में कोई अन्य शब्द जोड़ूंगा तो ये गुड़ बदल जाएगा। गुड़ हमारे लिए शब्द नहीं है, यहां पर शब्द कौन सा है? घोड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ में कोई शब्द जोड़ोगे तो गुड़ बदलेगा। जैसे घोड़ा के साथ में दौड़ शब्द जोड़ना है तो बनेगा गुड़ दौड़। अब विच्छेद में आपको घोड़ा दन दौड़ लिखना होता है, गुड़ दन दौड़ नहीं लिखना है। ऐसे नहीं गुड़ दन दौड़ लिखो, घोड़ा दन दौड़ होगा। यदि आप यहां लिखते हैं घोड़ा दौड़ तो यह अशुद्ध होगा। अब घोड़ा दन सवार तो यह बनेगा गुड़ सवार। और यदि आपने ये लिखा घोड़ा सवार तो यह अशुद्ध होगा। घोड़ा दन जीरा, गुड़ जीरा। आप इसे घोड़ा जीरा बोलते हो, वो नहीं होगा। सही शब्द है गुड़ जीरा। यह घोड़ा जीरा नहीं होता है, एक फसल का नाम है। तो इस तरह शब्दावली बनती है, कौन सी? ये वाली। अब जैसे मान लीजिए पानी शब्द है, पानी शब्द के साथ में कोई और पद जोड़ेंगे और समास बनेगा तो पानी है वो पन बदलेगा। जैसे पन घट है,
शब्द बनेगा पनघट, पानी घाट नहीं बनेगा। यहां पर पानी घाट नहीं बनेगा, वो बनेगा पनघट। जैसे पनडुब्बी ये बनता है, वो पानी डुबी नहीं बनेगा। बाकी वाली शब्दावली जो है वो आपके पास खूब सारी होगी, आप उन्हें पढ़ लेना। पानी डुबी नहीं बनेगा, पनडुब्बी बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है, इस तरह से आपको पढ़ना। तो अब मैं केवल आपको बोलूंगा, समझ गए? ऐसा तो ये पूरा होगा ही नहीं, मैं लिखूंगा आप लिखोगे तो कोई पूरा ही नहीं होगा, ये तो भाई चलता रहेगा। अधिकतम शब्द लिखने हैं तो मैं बोल दूंगा, एक बार हिंट दे दूंगा मैं आपको, और आपको आगे लिखना होगा। ताकि भाई मान लिखा कर मैं आपको 10 लिखाऊं, बोल कर मैं आपको 25 लिखाऊंगा, तो आपके लिए फायदा रहेगा। लिखा होगा तो दोबारा अच्छे से पढ़ पाओगे। लिखिए आप इन्हें। और दिल बात ये, मैंने उसको पकड़ा भी था, ठीक है, पर मैंने उसको बोला नहीं, पर मैंने जाकर बात की थी तो बोला सर इसको एक बार माफ कर दीजिए आप। ठीक है, वो लड़के थे ना बिश्नोई, ठीक, उन्होंने कहा कि सर एक बार जाने दो, आप माफ कर दो इसको, ज्यादा नहीं। क्योंकि रास्ता छोड़ कर तुम्हारा हॉस्टल की तरफ तुम तेरे पीछे पीछे आ रहा था। उनका कमाल हो गया यार ये तो। उसको क्या लगता है कि जो सेंटर लेकर चलते हैं उनको पता नहीं होता है, 2 मिनट लगती है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रशासन में कभी ध्यान रखना, 2 मिनट लगेगी उसका पता लगाने में। आप क्या नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, 2 मिनट लगती है सरकार को। जब कोई काम काज संभालता है ना, हमें भी इतनी मिनट लगती है, 2-4 मिनट, पर बोलते नहीं यार, ठीक है काम से काम करो। पर जब हरकतें ही लास्ट में आदमी उससे ऊपर नहीं आता है। देखो, नाथ न जाने आंगन टेढ़ा। जिन लोगों ने जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा था 2023 में, पढ़ा था, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन दोबारा कोचिंग आ रहे हैं। इसका मतलब जानते हो आप? 5 महीने में कोर्स पूरा कर लिया, 4 महीने में कोर्स पूरा कर लिया, वापस निकल गए 1 साल। अब अब क्या हुआ? जो पढ़ा था ना वो सारा भूल गए, वो सारा भूल गए, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और आप नियमित रह रहे हो, कभी भी आज टॉपिक कर लिया आपने, नियमित घंटा 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, भूलने की संभावना उनकी तुलना में आपके कम होगी। और ये जो सिद्धांत जानता है ना, उसका सिलेक्शन होता है, और सोचता है कि भर्ती आएगी तब पढ़े। तो भर्ती वाले व्यक्ति हैं आप तो। भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती आएगी जई, वापस मौज करेंगे, फिर भर्ती आएगी फिर पढ़ेंगे, फिर भर्ती आएगी फिर मौज करेंगे। ऐसे कब तक पार चलेगा? लिख दिया आपने? ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ा आगे। ठीक है, तो अब देखिए, सब लिखिएगा आप। लकड़ी किस मत लेगा? लकड़ में। और जैसे लिखा ना मैंने, वैसे वैसे आगे लिखते रहना। यहां उदाहरण लिखिएगा, लक्कड़ बग्गा।
लक्कड़ बग्गा। लकड़ी बग्गा नहीं होगा। लक्कड़हारा। लकड़ीहारा नहीं बनेगा। इसके बाद में खेती शब्द है। खेती शब्द के साथ में ये आएगा, खेतीहारा। या देखिए खेती बाड़ी, तो ई छोटी आएगी, बड़ी नहीं होगी। और खेतीहारा ई छोटी आएगी। अशुद्ध आप लिख देना बड़ी वाला, खेती। इसके बाद एक शब्द देखिए, भीख। भीख शब्द है, भिक बदलता है। क्या हुआ बताइए। भिक मंगा, भीख मंगा नहीं होता है। और यही आप भिखारी लिखते हो तो ये होगा भिखारी, ई बड़ी नहीं होगी इसमें। और इसी तरह से भूख शब्द है, वो बड़ा है, ये बदल जाएगा छोटे में। जैसे भुक्खड़, ये ऐसा लगा। और ये बुख में भी बदलता है। जैसे भुखमरी, दोनों ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भुख में भी बदलता है और भुख में, भुक्खड़, तो उसमें तो ये स्थिति आएगी। पर ये मत करना भूखड़ ऐसे। और भूखमरी, ये बहुत नीचे वाला बहुत महत्वपूर्ण है। वो भूखमरी, भूख से मरने वाले, नहीं, भूख से मरने वालों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है भूखमरी। आगे बढ़े, बोलो। तो इसके बाद देखिए आम। आम बदलता है अम में। जैसे अमचूर, आमचूर नहीं होगा। अमरस होता है, आमरस नहीं होता है। अमरस होगा, आमरस नहीं होगा। इस बार देखिए बाट। बाट बनता है बट में, ये बदल देगा। जैसे बट मार, बाट मार नहीं होगा। बट मार यानी बाट का मतलब रास्ता, रास्ते में मारने वाला, ये बनेगा। इसमें देखिए छोटा, इसके साथ कोई पद लगेगा तो बदलेगा ये छुट में। जैसे छुट भैया, छोटा भैया नहीं बनेगा। इस तरह से यदि बड़ा आता है तो ये बड़ बनेगा, बड़ भैया। बड़ा भैया नहीं बोलते इसको, बड़ भैया बोलते हैं फिर। ये हिंदी की शब्दावली है, जो शब्द शुद्धि के बेहतरीन उदाहरणों में से उदाहरण है ये। मीठा, मीठा बदलेगा मिठ में। तो जैसे देखिए मिठ बोल,
और इसमें बोल जो है ना वो भी बोला है, नहीं ये धातु के रूप में आया हुआ है। आप इसे मीठा बोला या मिठ बोला मत लिख देना। देखिए मीठा बोल भी नहीं होगा और मिठ बोला भी नहीं होगा, ई छोटी के साथ में बोला भी नहीं होगा, मिठ बोल आएगा। क्या खट्टे बोल होते हैं? बोल खट्टे होते हैं क्या? कड़वे होते हैं, तो कड़वा में समस्या है नहीं भाई, कड़वे बोल है तो समस्या उसमें है नहीं। हाँ कड़वा शब्द गलत लिख सकते हो, बात अलग है। जैसे जो शब्द होता है वो इस तरह से होता है, कड़ुआ, आप ये लिख सकते हो, पर कड़वा मत कर देना। क्या सर ये तो संस्कृति में पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको। वर्ण संबंधी आएगी, मात्रा संबंधी वहां पढ़ेंगे इसको हम। हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें हमारे पल्ले पड़ेगी बहुत अच्छे से। अब ये शब्द आपको पता रहेंगे कि भाई हाँ इस तरीके से शब्दावली हम पढ़ा रखी है कि ये परिवर्तन जो हो रहा है वो भी सही है, ये भी हमें करना पड़ेगा। यहां तक तो क्या है कि हम शब्दों को ले रहे थे, हम यहाँ पर शब्दों को ले रहे थे। कुछ ऐसे हैं जो प्रत्यय के साथ चलते हैं, जिसमें समास नहीं कह सकते। जैसे इनमें से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें समास नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें समास नहीं है। सप्तशुद्धि का है, पर क्या नहीं है भाई? सप्तशुद्धि तो है पर समास नहीं है। इसमें भी क्या है? समास नहीं है पर सप्तशुद्धि है। तो फिर मैंने आपको क्यों लिखा यार? इसमें भी समास नहीं है पर सप्तशुद्धि है, तो फिर मैंने आपको ये चीज लिखा है क्यों यहाँ पर? क्योंकि देखिए लकड़ी शब्द के साथ फिर मैं प्रत्यय के साथ फिर लिखूं जाकर वहां पर प्रत्यय संबंधी में कि लो भाई इस तरह से विकार उत्पन्न होता है। मुझे लगा जो महत्वपूर्ण है सप्तशुद्धि के साथ में जोड़ देता हूं मैं यहाँ पर। समझ रहे आप? तो यहाँ प्रत्यय कुछ देखिए ये तो आपके संधि वाले सारे बनेंगे, पर ये कुछ है जो प्रत्यय वाले भी हैं जिसमें दोनों पद, एक पद पूरा होता है दूसरा पद शब्दांश होता है। समास का मतलब होता है कि दोनों पद सार्थक होने चाहिए, विग्रह करने पर कार्य चिन्ह आए या कोई समुच्चय बोधक आए, यानी संबंध सूचक चिन्ह आए, ये से होने चाहिए। पर जैसे लकड़ी और हरा के साथ में संबंध चिन्ह कोई कुछ भी नहीं आएगा, तो लकड़ हरा ही बनेगा सिर्फ। ठीक है, उसने कहा कि इस तरह समझ सूचक प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो ये जो चीज आपको मैंने पढ़ाई है ये आपके साथ में पढ़ लो इसलिए पढ़ाई, अन्यथा ये सप्तशुद्धि के उदाहरण नहीं, सप्तशुद्धि के उदाहरण तो है पर समास का नहीं, प्रत्यय है। बाकी सारे के सारे समास के हैं। अब हम आते हैं संख्यावाची शब्द है। जैसे आपको ध्यान रखना, एक शब्द है, इसके साथ में कोई आप पद जोड़ोगे, संस्कृत को छोड़, संस्कृत को छोड़, तो एक बदल जाएगा इक में। क्या बोल रहा आपने? इकरा, रुको, इकरा प्रत्यय है, इकरा में हरा प्रत्यय है, वो या मैंने लिखूंगा। और बोलिए, इकलौता में भी प्रत्यय है, एकल धन होता है, इकट्ठा में भी प्रत्यय था, इकलौता में भी एकल शब्द के साथ में ओता प्रत्यय है। यदि आपसे पूछे ना कि इस एक शब्द के चार समास के उदाहरण लिखिए, दो लिखिए, तो बैंड बज जाएगी हमारी, क्योंकि हम समास से प्रत्यय लिखे आ जाएंगे। क्या लिखा जाएंगे? प्रत्यय लिखे आ जाए। तो इकलौता में दोनों पद सार्थक होने चाहिए। हाँ 31 हो सकता है, एक और 30, 61 हो जाएगा, एक और 60, वो तो हो जाएगी संख्या वाला। ठीक है, वो तो अब सब आ गए, संख्या सारी आ गई, 21 से लेकर सब आ गई वो तो इसमें क्या होता है, एक एक तो बदलता है इस इक में और एक बदलता है इस इक में, यानी क आधा है, इसमें भी जाएगा जाएगा। जैसे आपको 21 लिखना है तो एक धन 20, यहां पर क विकिण कहते हैं हम, नहीं ये 21 वाला क्यों लिखा रहा हूं यहां पर, रुको एक मिनट, मुझे वो लिखा दो समास वाला। ठीक है, ये भी समास वाला है, वो लिखाता हूं। जैसे एक धन तारा, क्या बनेगा? एक तारा बनता है, एक तारा नहीं बनता है, वो एक तारा आप नहीं लिखोगे। अब इनके अतिरिक्त जो
और भी है, जैसे 21, 1 20 लिखते हैं क्या हम कभी? लिखते हैं क्या? तो इसको सप्तशुद्धि में क्यों लिख रहे हो? इसको सप्तशुद्धि में यहां पर क्यों लिखे हम? तो ये यहां पर नहीं लिखा जाएगा। ये मैं आपको पढ़ूंगा, संख्या संबंधी सप्तशुद्धि है, जिसे गिनती है। गिनती से मैं से आपसे सप्तशुद्धि का प्रश्न पूछ दे, तो आपकी क्लास में बैठे हुए 100% पूरी गिनती हिंदी में नहीं लिख पाओगे आप। कोई लिख पाएगा आप में से? है तो बता दो मुझे आप। कैसा? मैं तो हिंदी माध्यम का हूं, क्या फर्क पड़ता है? अंग्रेजी वाला कम से कम इंग्लिश में गिनती तो लिख पाएगा? लिख पाता है? अंग्रेजी वालों को झटके आते हैं, आते हैं, पर कम आते हैं उनको। ठीक, क्योंकि वो दूसरी भाषा को पढ़ते हैं और वो थोड़ी सरल गिनती है। हमारे वाले यहाँ पर शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दावली में परिवर्तन कर दिया गया है अभी हाल ही में, 2024 में परिवर्तन हुआ है शब्दावली में। मतलब संख्या को आप ऐसे लिखेंगे, मतलब देखिए आप, हम कितना पीछे हैं, कितने पीछे जानते हो? 2024 में भी तय हो रहा है कि इस शब्द को आप गिनती में इसको ऐसे लिखेंगे आप। और हम क्या है कि हम बस आगे, हम विकासशील है, हम विकासशील हैं। जो जैसे ब्रिटेन ने जिन चीजों को स्थायी कर दिया है, हम तो अभी स्थायी भी नहीं कर पा रहे हैं हमारी संख्या को लिखने में। इसलिए हमने मानकण में एक साफ ये कह रखा है कि आप 1 2 3 4 5 ये रोमन जो है अंग्रेजी वाले, इनका प्रयोग करेंगे। अब इनका प्रयोग करिए हर जगह, हिंदी वाला का प्रयोग मत करिए। हिंदी वाला में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आप लिखते हो ना, 2 3, ठीक है, क्या लिखोगे, 4 5। कुछ लोग दो ऐसे लिखते हैं आज भी। अरे भाई, दो ये हिंदी वाला है, ये नहीं है, ये हिंदी वाला नहीं है। दो ये वाला यही है, समझ गया आप? तो ऐसे मत लिखो कि 1 2। अब उसको कौन समझाए? तू रोमन लिख लिख के बीच में देवनागरी घुसाड़ दी उन्हें, उसको समझा पाएगा? नहीं। तो ये कभी नहीं लिखा है 1 2 3। तो कल 2 लिख दिया, 3 लिख करके फिर 4 लिख दो ना, कौन पूछेगा आपको? कोई पूछेगा आपको? नहीं। तो ये इस तरह की शब्दावली क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं हम। और हम जैसे एक लिखते हैं, एक जैसे वो 1 लिखते हैं, हम 2 लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये तो फिर भी लिख दोगे आप, पर ये पूरी 100 तक पहुंचोगे, इतने सारे शब्द है। और इसका मानकीकरण है, कुछ शब्दों में बदलाव अभी 2024 में किया है। कैसे लिखेंगे, क्या आपको पता है ये चीज? नहीं। तो शब्दावली हिंदी, इसलिए मैं कहता हूं शब्दशुद्धि संबंधी यदि गिनती से प्रश्न कर ले तो विद्यार्थी मात खा जाएगा वहां पर हिंदी में। इसलिए हिंदी में शब्दशुद्धि में समय लगता है पढ़ने में। शब्दों को शुद्ध पढ़ना आसान काम थोड़ी है, बहुत जटिल काम हो जाता है। तो हमने लिखा एक का, तो गिनती वाला पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेंगे। फिर आता है 2। देखिए 2 बदलता है 2 में। जैसे 2 के साथ पहिया का प्रयोग करोगे तो क्या बनेगा, 2 पहिया बनेगा। 2 पहिया नहीं बनता है, 2 पहिया नहीं होगा। दोपहर, 2 दिन पहर, दोपहर होगा, दोपहर नहीं होगा। 2 दिन लड़ी, क्या बनेगा, 2 लड़ वाली, 2 लड़ी, 2 लड़ी नहीं होता है। क्या रस्सी 2 लड़ी कर दे, रस्सी 2 लड़ी कर दे। दो हमेशा दो बचाएगा, किसी शब्द के साथ जोड़िए। 2 दिन हरा प्रत्यय वाला है, तो भी दुहरा ही बनेगा। आप लिख सकते हो दुहरा, और लिख देना समास नहीं है। तो फिर क्या इसमें प्रत्यय है, पर इसी में जचरा, इसलिए इसको लिख रहे हैं यहां पर। और देखिए 3, 3 किस में जाएगा, ती में। अब कोई क्या सर मैं तो 2 पहर लिखूंगा, तो क्या 3 पहर लिखते हो, या तिपहिया लिखते हो, क्या 3 पहिया लिखते हो? देखिए तिपहिया लिखते हैं, तिपहिया, तिपहर, 3 पहर, ठीक है। तिहरा, 3 हरा नहीं बोलते हम, यहां पर ध्यान रखना समास नहीं है। अशुद्ध आप आगे लिख लीजिए। 4 है, 4 बदलेगा चौ में। जैसे चौखट, 4 खूंट है, तो ये तो 4 लड़ी लिख दो आप यहां पर। वो सप्तशुद्धि का नहीं है चौखट, क्यों, वो सही लिखते हैं। 4 लड़ी नहीं कर दो कहीं पर आप, 4 लड़ी होगा ये, लिखिए इसमें आप।
लिख दिया आपने? एक यहां पर सब लिखे और अच्छा शब्द है। देखिए चौपहिया, चार पहिया नहीं बनेगा, चार पहिया वाहन नहीं, चौपहिया वाहन। अगला है पांच। पांच है वो कभी तो बदल देखिए पच में, और कभी बदलता है पच में, दो ना बदलेगा। जैसे पचरंगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। अब आप इसको गलत कैसे करोगे? वो पांच रंगा मत कर देना, और ऐसे पंचरंगा भी मत कर देना। बिंदी लगा कर भी इसको प्रयोग मत करना। चंद्रबिंदु आएगा दोनों जगह पर। पचरंगा, पंचरंगा नहीं होता, ये पचरंगा बोलते हैं इसको। यानी ध्वनि नाक के साथ मुख से भी निकलती है। इसमें क्या होता है, ध्वनि नाक से निकलती है, पंचरंगा। पंचरंगा ऐसे बोलते हो आप? नहीं, इसमें नाक के साथ मुख से भी निकलती है, पचरंगा। पंचरंगा, पचरंगा। आप पंचरंगा बोलते हो, पचरंगा बोलते हो? देखो सुनो, मैं यदि ऐसे लिख दूं और एक लिख दूं ऐसे, ये लिखा हुआ है, ये तो है पचरंगा, ये है पंचरंगा। ये पचरंगा है, ये पंचरंगा है। आप किसका प्रयोग करते हो? ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला ही सही है, बोलने में जो आ रहा है वही आपका यहां पर भी आएगा। पांच के बाद में छह है। छह में क्या आएगा? देखिए छह है वो केवल छह बदलता है। एक यहां पर सप्तशुद्धि है, जैसे छह माही। छह माही ऐसे ही लिखते हैं हम, छह माही ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यदि आपको छगुना लिखना है कि छह गुना है, तो छगुना ऐसे लिखा जाएगा, छह गुना नहीं लिखा जाएगा, वो बदल जाएगा। इसे किसी शब्द के साथ जोड़ोगे समास बंधन में, तो ये इस रूप में बदल जाता है। इसको आता है सात। अब सात के साथ में यदि मास शब्द जोड़ देते हैं, रुक तो जाइए, तो इसमें क्या दोनों ही बदल जाते हैं? सात भी बदलता है और मास भी बदलता है। क्या बदलता है? सतमासा बदलता है। यहां पर इसको सात मास सा मत कर देना, ना सात मास करना है। इसी तरह से आठ शब्द है। अठ बदलता है, अठमासा। आठ मासा नहीं होगा, अठमास भी नहीं होगा। अठवारा, और यहां पर आठ वार भी नहीं होगा, यानी अठवार नहीं होता है। इसमें सब शुद्धि वो वाली है, वो प्रत्यय में आ जाएगा। अच्छा, अठनी तो भी हो गया ना, अठ हो गया। जैसे आप आठ धन आना लिखोगे तो अठनी आएगा। अब अठनी में क्या होता है, आठ के साथ में आना होता है, वो आनी नहीं होता है। आठ धन आना बराबर अठनी बनता है। तो ये तो सही लिखते हैं ना अठनी तुम, पर ये सब शुद्धि का उदाहरण नहीं है अठनी। हम आठनी नहीं बोलते हैं, पर आठ वार बोलते हैं कई बार। सात माह बोलते हैं, मास तो ठीक है, पर सतमास बोलते हैं। सतमास है, सतमासा ही बोलते हैं इसको। वैसे विस्तरण बनता है, संज्ञा बनी चाहिए, पर नहीं बन रहा ये। तो इस तरह से जो शब्दावली है वो आपकी समाज संबंधी है। लिख लिया? यहां पर नोट लिखिएगा, नोट लिखिए।
समास बंधन में उपर्युक्त, समास बंधन में उपर्युक्त समास बंधन में उपर्युक्त उपर्युक्त परिवर्तन प्रत्ययों में भी होता है, प्रत्ययों में भी होता है, कमा जिनमें से शब्द शुद्धि की दृष्टि से जिनमें से शब्द शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द, शब्द शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। होता क्या है कि ऊपर जो लिखा हमने वैसे के वैसे प्रत्यय में भी होते हैं, पर प्रत्यय के सब शुद्धि के अच्छे उदाहरण नहीं है। जो सब शुद्धि के अच्छे उदाहरण है उन्हें देखिए आप। जैसे एक शब्द है हमारे पास सोना, सोना शब्द बदलता है सुन में। अब इसके अंदर ज्यादातर प्रत्यय लगता है, जैसे सही शब्द है सुनार, सोनार नहीं होगा। सोना के साथ में आर नहीं आता है, प्रत्यय यहां पर आर है, तो क्या आएगा सुनार होगा, सोनार नहीं होगा। इसी तरह सोना शब्द के साथ में हरा आता है, तो सुनहरा होगा, सोना हरा नहीं होता है। कभी सुना आपने सोना हरा? ये तो आपने नहीं सुना, पूरा सुना आपने। इसी तरह से लोहा शब्द है, तो यहां पर आएगा लोहा, लोहम बदलता है। ये शब्द शुद्धि के शब्दों में नहीं आते हैं, तो बनेगा लुहार, लोहार नहीं बनता है। और देखिए लुहरा, अच्छा तो लुहरा लिखते हैं, लुहरा नहीं लिखते हम। देखिए लुहरा ऐसा ही आएगा, सिर्फ लोहे जैसा। इसका विच्छेद करोगे तो ये आएगा लोहाधन, हरा ही होता है यहां पर। इसका विच्छेद करोगे तो आएगा लोहाधन हार, और इसका विच्छेद करोगे आएगा लोहाधन हरा। तो यहां पर ऐसा नहीं कि लोहरा, ठीक है, लोहरा नहीं होगा। रूप, रूप का मतलब होता है, देखिए स्वरूप, पर यहां रूप का मतलब मैं चांदी ले रहा हूं। रूप है वो चांदी, जिसका अर्थ चांदी भी होता है। अब चांदी का प्रयोग पढ़ोगे आपको रूप भी अर्थ मिलेगा उसका। रूप के साथ में कोई प्रत्यय लगाओगे वो रूप में बदलता है। जैसे रुपया, अब ये जो रुपया है ये रूप के साथ में इया है। आप ऐसा नहीं कि इसको ये कर दो रुपया, ये नहीं है। रूपहरा, चांदी जैसा। तो यहां पर रूपहरा मत कर देना। ऊ छोटा और बड़े में समझ में आ रहा है आपको? भाई र के साथ ऊ छोटा बड़ा समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए र के साथ में ऊ छोटा है तो ये ऐसे लिखा जाता है, और र के साथ में ऊ बड़ा हो तो ये ऐसे लिखा जाएगा। यहां गांठ बनेगी, यहां गांठ नहीं बनेगी, क्यों? डंडी लगेगी। अच्छा एक शब्द आपको और लग रहा होगा कि सर रुपया लिखते हैं, वो वाला रुपया ऐसे लिखते हैं। रुपया ऐसे, रुपया है वो रुपये का तद्भव है, रुपये का तद्भव रूप है। और रुपया है इसका मतलब है, नहीं रुपया मतलब
रूप जैसा। तो ये रुपया भी सही है और ये रुपया भी सही है। एक होता है ना 2 रुपया देना, वो रुपया ये नहीं है, वो तो एक बोली विशेष माता रुपया, रुपया ही होता है हिंदी में तो। पर जो रुपया देना, तो वो बोलते हैं बोली विशेष में, हिंदी में रुपया का मतलब अलग है इसका। भाई ये रुपया का मतलब अलग है। रूप का छोटा रूप कह दीजिए आप, या रूप जैसा कहिए, ये अर्थ निकलता है इसमें। वो रुपया आपका एक मुद्रा है, जो संस्कृत रुपये का तद्भव है। कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी का नहीं है, हिंदी का ही शब्द है ये, किसी और भाषा का शब्द ये नहीं है। हो गया आपका ये। आर है, ये आर है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ हरा है, ये आर करिए यहाँ पर, आर प्रत्यय है। कौन सा? हाँ, रूपपति होता है। रूपपति नहीं है वो शब्द मूल अलग है उसका। इसके साथ प्रत्यय लगता है तो बनता है, वो तो मूल, उसका मूल प्रत्यय का मतलब नहीं उसमें। जो बोलते हो कि रूपवान, रूपवान क्या होता है कि संस्कृत का मूल शब्द ये है रूपवत, रूपवत। यही बिगड़ कर नहीं, इसी का प्रथमा विभक्ति रूप है संस्कृत में रूपवान, रूपवान। अब इसके साथ प्रत्यय कहां लगा रहे हैं हम? तो ये तो मूल और प्रथमा विभक्ति वाला रूप है संस्कृत का, वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं पूरा। पढ़ा है आपको ऐसा? पढ़ा था क्या? कि पढ़ा है मैंने रूप और विभक्ति वाला कहीं पर? वहां पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो ये तो उसमें आता श्रेणी में हर चीज। अच्छा, ओ, ये जितने भी हैं सब के सब तद्भव प्रत्यय लगते हैं सबके साथ में, तत्सम प्रत्यय का खेल नहीं है, तद्भव प्रत्यय की उपस्थिति में हो रहा है ये। तो नीचे यहां पर नोट कर लो, ये काम करो, नोट कर दो यहां पर। रूपवान, रूपवती शुद्ध है। वो बड़े के साथ में क्या है? शुद्ध है। ऐसा नहीं वो संस्कृत वाला नियम यहां पर लगा दो, वहां पे जाता हूँ ये हिंदी वाला नियम चल रहा है, और सब शुद्धि में आपको यही ध्यान रखना है। तो समाज संबंधी सब शुद्धि हमारी मेरे अनुसार पूरी है, बाकी पढ़ो उतनी है। हिंदी व्याकरण मीमांसा में सब कुछ आपके और भी उदाहरण लिख के हमें आप देख सकते हो। अच्छा रुको, पूरी क्या, मैं 2-4 शब्द आपको लिखा ही देता हूँ यहाँ पर। आपको और भी चाहिए तो अच्छे से उसमें लिखे हुए पड़े हैं सारे शब्द, तो सब शुद्धि के शब्द है। आगे बढ़े इसमें। देखिए इसमें पूजा शब्द है, कोई प्रत्यय लगेगा तो पुज बनेगा, पुजारी। ये बड़ी नहीं आएगी इसमें। भिखारी ऊपर लिख चुके हम। इस बार देखिए एक शब्द है दूध, दूध के साथ प्रत्यय लगाएंगे तो ये बदलता है दूध में। जैसे उदाहरण के तौर पर दुधिया, हम बोलते हैं दुधिया रंग, दूधिया रंग नहीं बोलते हैं। बोलते हो तो भी सुधार कर लेना। एक शब्द है फूल, इसके साथ कोई प्रत्यय जोड़ते हो तो ये बदलता है फुल में। मेरी फुल जड़ी सुना आपने? तो ये फूल जड़ी होता है, नहीं, फुल जड़ी होता है।
नहीं, वो राजस्थानी गाने वाला ने फूल जड़ी कर दिया है, वो तो गाने की लय में कर दिया, उनको क्या मतलब सप्तशुद्धि से, उन्होंने राग से मतलब है। अच्छी मिली कर दिया उन्होंने, लपेट दिया गाने को बढ़िया तरह से। देखिए, बूढ़ा शब्द है, इसका कोई प्रत्यय आएगा, ये बूढ़ में आ जाएगा। जैसे बुढ़िया, ये होगा बूढ़िया, नहीं होगा ऐसे। बुढ़ापा, ये आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा ये। अच्छे शब्द है, बुढ़ापा वाले। सब शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण में से आते हैं ये। लिख लिया बिंदु? एक पद और है, पर वो सब शुद्धि में नहीं आता, तो उसको क्या, अभी जैसे ठाकुर शब्द है, आनी प्रत्यय लगो तो क्या बनेगा, ठाकुरानी, तो वो प्रत्यय में नहीं आता है, सब शुद्धि में नहीं आएगा फिर वो। तो हर चीज यहाँ पर लिख नहीं सकते हम। आगे बढ़े, तो समास के बाद में लिखिएगा उपसर्ग संबंधी सब शुद्धि। उपसर्ग संबंधी शब्द शुद्धि। लिखिए, उपसर्ग संबंधी शब्द शुद्धि, रुको, लिखो आगे। यह दो प्रकार, यह दो प्रकार की मिलती है, यह दो प्रकार की मिलती है। देखिए, दो प्रकार की मिलेगी। दो प्रकार में कैसे? पहले वाली तो वह है जिसमें हम ये कहते हैं समान अर्थ देने वाले दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग कर लेते हैं तो शब्द अशुद्ध बन जाता है। दूसरा होता है कि अनावश्यक उपसर्ग लगा देते हैं, जब वो शब्द पूरा पूरा अर्थ दे रहा है तो साथ में अनावश्यक कर देते हैं, तब शब्द अशुद्ध होता है। तो लिखिए इसमें, इस तो लिखना, लिखो, ये बनाओ ऐसे। इसके ऊपर खाली नहीं छोड़ते हैं ऊपर। हो गया? तो लिखिए अब, यहां लिखा है, इस तरफ लिखना, समान अर्थ देने वाले दो उपसर्गों का, समान अर्थ देने वाले दो उपसर्गों, दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे, दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है, जैसे, जैसे इस तरफ लिखिए, जब शब्द पूरा अर्थ दे तब उपसर्ग का अनावश्यक प्रयोग करने से
जब शब्द पूरा अर्थ दे, कॉमा तब उपसर्ग का अनावश्यक प्रयोग करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। अनावश्यक प्रयोग करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। बीच में लाइन की जैसे पता नहीं चलता कि कौन सी पंक्ति कहाँ जा रही है। किसी देव मत देना गलती से डायरी हो, समझ नहीं पाएगा अगला। हो गया? तो पहले एक बार पढ़ लो दोनों को। इतना ही है इसमें, दो चार शब्द ही आएंगे, पर आएंगे जो बहुत शानदार शब्द है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। तो इधर लिखा हमने समान अर्थ देने वाले। देखिए, एक तो उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग है हमारे पास में बे। बे का क्या अर्थ है? देखिए, एक है हमारे पास ला। ला उपसर्ग क्या होता है? बिना। जैसे लापता, ला इलाज, बिना पते का, बिना इलाज का, ऐसे बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास उपसर्ग बे। बे का क्या अर्थ है? बेवजह, बिना वजह। लापता, बिना पते का। दोनों उपसर्ग समान दे रहे, और समान आ रहा है। अब इन दोनों का एक साथ जब भी प्रयोग करोगे, शब्द बनने वाला अशुद्ध होगा। तो ये कहां होता है? ये शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे बेलापरवाह। ये पीछे परीक्षा में आया हुआ है। तो इस शब्द का सही रूप कैसे करोगे? एक तो होगा, देखिए, बेपरवाह। पहला बेपरवाह कर सकते हैं, और दूसरा लापरवाह कर सकते हैं हम। पर हम ये नहीं कर सकते बेलापरवाह। ये हो गया। एक हमने यहां लिखा है कि यहां पर कौन सा है? अनावश्यक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, आपने कभी देखा होगा शायद, आपने किसी को साधुवाद दिया है। आपने साधुवाद बोल दिया। अब साधुवाद बोल दिया मतलब आशीर्वाद हो गया। यह शब्द पूरा पूरा अर्थ देता है आपके बिना कहे। इसके साथ में आपने यह जोड़ दिया ससाधुवाद, गड़बड़ है। अच्छा बताइए, आपने किसी को धन्यवाद बोला, धन्यवाद। तो धन्यवाद तो मतलब क्या होता है? जो काम हुआ उस पर आपने धन्यवाद कर दिया, मतलब आपने कृतज्ञता जाहिर कर दी, आपने कर दी। अब क्या करते हैं कि धन्यवाद शब्द पूरा अर्थ दे रहा है, पर्याप्त अर्थ दे रहा है, तो फिर स का प्रयोग क्यों करते हैं आप इसमें? स धन्यवाद। अरे भैया, स की जरूरत नहीं है वहां पर। वो पूरा अर्थ कृतज्ञता प्रकट करने में क्या जा रहा है? जो आपने ऊपर किया ना, उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं। और धन्यवाद कब दिया जाता है? अब मुझे बताइए, आप किसी को पत्र लिख रहे हो और अगले की बुराई कर रहे हो, पत्र में धन्यवाद दोगे उसको? भैया, आप अधिकारी बनने जा रहे हो मान लीजिए, एक बात बताइए, आप किसी किसी को पत्र में लपेट रहे हो बढ़िया तरीके से, उसमें धन्यवाद लिखोगे नीचे? लोगों में क्या आता, बस तू डाल दे धन्यवाद है। अरे भैया, धन्यवाद का एक महत्व है। उसको कहाँ प्रयोग करना है, ये वो लैंग्वेज तय करती है। आप उसे धन्यवाद दे रहे हो, ठीक है, सम्मानजनक चीजें लिख रहे हो, सामान्य लिख रहे हो तो दे सकते हो। आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी शिकायत कर रहे हो, और फिर धन्यवाद लिख रहे हो, बस धन्यवाद। अरे कोई भाषण थोड़ी बुद्धि बल का प्रयोग करते हैं, और स का प्रयोग तो साथ में कभी नहीं करते, इसमें कभी नहीं करते हैं। और अनवश्य देखिए, और एक उपसर्ग है हमारे पास सु, और उपसर्ग है सु। सु किसके अर्थ में आता है? अच्छा, मैं, और फिर मैंने सु और जोड़ दिया। अरे रुक जाओ, अरे भाई, समझ लो पहले से, ये कहीं नहीं जाएगा। सु है, अच्छा अर्थ दे रहा है। स्वागत। स्वागत में क्या है?
सुधन आगत, मतलब अच्छे से सत्कार। स्वागत का मतलब होता है सुंदर सत्कार, अच्छा सत्कार। सत्कार में वैसे अच्छा ही होता है, अच्छा कार्य। पहले से क्या है कि वो जो अर्थ देगा ना, सत्कार आएगा। स्वागत का मतलब होता है सत्कार। और इसमें भी क्या कर, सुपसर्ग है, और यहीं पर हम क्या करते हैं, सुस्वागत करते हैं। गलत। तो सुस्वागत ही गलत हो गया था, सुस्वागतम पहले गलत हो गया वो। पैम्पलेट पर क्या लिखते हैं भाई साहब, लोग घरों पर लिखते हैं बहुत बड़ा शादी टाइम, सुस्वागतम। मैं आपसे इतना कहता हूं, आप ये काम करिए, जब आपको लिखा होता है कि सुस्वागतम, इसका विच्छेद करके बच्चों से पढ़वा दो आप एक बार। ठीक है, आप बच्चे को विच्छेद करके पढ़ा दीजिए आप। मैं कहता हूं दोबारा वो जिंदगी अपने घर पर नहीं लिखेगा। सुस्वागतम, समझ आया? गड़बड़ी हो सकती है शब्द के साथ में। भाई सु सु आप बच्चे से पढ़वाइए और रेखांकन कर दो बच्चे को। थोड़ा सा गैप दे दो, मैं तो ये कह रहा हूं, थोड़ा सा गैप दे दो। ठीक है, बच्चों बोलो इससे। बच्चा बोलिए क्या है? सर ये तो सुसु आगतम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, शब्द की मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको, कि जब अर्थ दे रहा है तो हिंदी कहती है कि भैया आप अनावश्यक को छोड़िए। अनावश्यक करने की आपको हिंदी कहती है, आपको क्या करना, लाग लपेट नहीं लगानी साथ में। ऐसा नहीं है कि नमक मिर्ची हल्दी धनिया लगाकर अगले व्यक्ति को बोलो आप, नहीं बोलो, वो खड़ी बोली है। साफ कहेगी, सीधा कहेगी, साफ और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। आप जानते हो खड़ी बोली है ये। कुछ लोग बोलते हैं कड़ी बोली है, कुछ कुछ बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम बोले गए हैं। मैं तो आपसे कहता हूं सीधी खड़ी बोली है। सरस्वती पढ़ते हैं तो एक चीज समझ में आती है, खड़ी बोली मतलब जो कहेगी स्पष्ट कहेगी, लाग लपेट नहीं है। कैसा, नेताजी को दो चार और माननीय, आदरणीय, प्राणाराम जी, और आगे कुछ और लिख करके, बहुत बढ़िया, इसे बोलते हैं चमचागिरी। ठीक है, बाकी अधिकारी, वैसे अधिकारी खुद ही करवाते हैं कई बार। जैसे एक क्या होता है, जोधपुर पुलिस कार्यालय में कोई लगा हुआ है व्यक्ति, कोई लेटर था उनके पास में, तो मैंने बोला यार ये तो थोड़ा सा, इतना क्या कर रहे हो आप? एसपी साहब को लिखा हुआ था उसने। बोला सर यदि मैं, आपने जो मुझे पढ़ाया, मैं वो सही तरीके से यहाँ प्रयोग कर लूँ तो मुझे सस्पेंड कर देंगे मुझे। मैंने क्यों? कि वो जो अधिकारी बैठे हैं ना, उनको ये चाहिए, पहले श्रीमान चाहिए, फिर जी चाहिए साथ में, फिर महोदय चाहिए उनको। मैंने क्या बात कर रहा है? बोला था सर यही तो बात है। तो कई बार क्या होता है कि अच्छा, तो फिर हिंदी उनको पढ़वानी चाहिए, आईएएस वालों को, उनको, कि भैया थोड़ा सही पढ़ लो ताकि चीजों की दिक्कत नहीं हो। तो चाहते हुए भी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे। मुझे वो कभी मैं भूला नहीं उस चीज को मैं आज तक। तो जब भी मैं लेटर देखता हूं तो जरूर देखता हूं कि भाई ये अधिकारी कुछ चाहते हैं, लिख दिया आपने श्रीमान एसपी साहब, तो काम चल जाता है। एसपी साहब महोदय तो भी काम चल जाता है। श्रीमान एसपी साहब महोदय, श्रीमान एसपी पर्याप्त है। हिंदी कहती है कि आपने आदर दिया उस व्यक्ति को, पर्याप्त है। श्रीमान बोल दिया, एसपी बोल दिया, पर्याप्त आदर है। फिर लाके साहब लगाते हैं, श्रीमान एसपी साहब, दो गए। फिर और कमी रह जाएगी, श्रीमान एसपी साहब महोदय। अब महोदय शब्द और लगा रहे हो आप, एसपी महोदय लिखोगे तो वो भी आदर है। हम पढ़ते हैं बहुवचन शब्दों में, पढ़ते हैं ना, जब एक बहुवचन पढ़ते हैं हम, आदरार्थ शब्द, जो शब्द के पहले आते हैं जो बाद में आते हैं, और किन्हीं दो आदरार्थ का एक साथ आना अशुद्धता होती है। भाषा में क्या होती है? अशुद्धता। जब लिखित में बैठते ना परीक्षा में, और सबसे बड़ी बात है कि एसडीएम साहब होते हैं वो भी लिखवाते हैं, श्रीमान एसडीएम साहब महोदय के, और लिखते हैं आदरणीय एसडीएम साहब। एसडीएम आदरणीय लगा दिया तो फिर आदरणीय एसडीएम, तो लगता है कि थोड़ा तुकार से बात करो। उन्होंने मुझे बताया कि सर देखो आप इसको, मैंने कहा मैं इतना जानता हूं, यहां पर क्या है, इतना जानता हूं, भाषा जो है वो कहती है, हिंदी कहती है कि साहब इसमें लेकर चलिए आप। पर भैया सर्वे सर्वा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, नेता लोग प्रयोग कर सकते हैं भाई। नेताओं को कौन सी हिंदी पढ़नी है, कौन सी वो हिंदी पढ़कर मतलब लैंग्वेज पढ़कर आते हैं, मतलब कुछ मंत्री मंत्री बनने के लिए आते हैं क्या? वो तो ठोकते ठोकते आ जाएंगे, लो
वो तो जनता पर निर्भर है, वो अलग एक परंपरा है, वे कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। ठीक है, सब कुछ लगाकर फिर पीछे सबको लगा देंगे, चलेगा, कोई बोलेगा नहीं। पर अधिकारी प्रयोग कर रहा है तो जो पढ़कर आया है उस पर क्या लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाई उसी चीज में ये चल रहा है आज भी। पर आप नहीं कर पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे? आपसे ऊपर जो आका बैठा है ना, वो चाहेंगे कि हमें इतना आदर दिया जाए कि जब आपकी कलम घिस जाए पूरी। कलम ही घिसती है भाई, अनुसुधा का प्रयोग करते हो, तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, हिंदी यही कहती है। और ये हिंदी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि जब कम वर्ण वाला पूरा पूरा अर्थ दे तो अधिक वर्ण वाला अशुद्ध होता है। बहुत अच्छा उसने कथन लिखा उन्होंने कि जब कोई भी नियम लगा दो, जब कम वर्ण वाला शब्द पूरा अर्थ दे रहा है तो श्रम और समय खर्च न करें। वो खर्च करना ही दोष होता है, और दोष होना ही क्या होती है? अशुद्धता होती है। यदि आपने शिक्षण पढ़ा हो, भाई आपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड पढ़ा हो, शिक्षण में एक दोष होता है किसी विधि का, किसी विधि में, ठीक है, समय खर्च बहुत ज्यादा होता है, और क्या बोलते हैं उसे, श्रम ज्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। बोलते ऐसे कि बच्चों को छोटी चीज लिखवानी है तो कम से कम टाइम में वो चीज पढ़ा दो, लिखो आप। प्रतियोगी परीक्षा में वो दोस्त वो चीज लागू नहीं होती, वो वर्षवार पाठ्यक्रम होता है वहां लागू होती है। प्रतियोगी परीक्षा मतलब कोई सिलेबस नहीं पता है, आज तक आपने जो पढ़ा वो पाठ्यक्रम आपके, समझ गए आप? समझ गए आप? लिखो यहां पर, अब लिख लो ये आराम करके। अच्छा, एक अनावश्यक कैसे होता है, या देखो, शब्द हमारे पास है फिजूल। फिजूल का क्या मतलब होता है? बोलते हैं फिजूल खर्च, फालतू में, बेकार में। अब मैं यहां लगाता हूं बेफिजूल। बेफजूल भी होता है, फिजूल भी सही है, फजूल भी है, दोनों शब्द उपयोग करते हैं हिंदी में। बेफिजूल। अब बताइए, वो तो गलत हो गया ना, फालतू में। अनावश्यक उपसर्ग का प्रयोग किया यहां पर आपने। और देखिए, यहां पर मैं कुछ और शब्द लिखाता हूं आपको। मतलब उपसर्ग होना कोई और चाहिए, हो कोई और जाता है, समझ गए? उपसर्ग होना कोई और चाहिए और उपसर्ग और जाता है, या अनावश्यक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, वो देखना। एक दो तीन नोट लिखा रहा हूं, ऊपर कहां बैठता है वो देखना। एक शब्द होता है हमारे पास में, सही शब्द है बाकायदा, कायदे के अनुसार, कायदे के साथ। हम क्या करते हैं? बकायदा करते हैं। तो बकायदा शब्द नहीं होता है, बाकायदा होता है। एक ये ध्यान रखना। दूसरा यहां पर ध्यान रखिएगा, सिर दर्द होता है, सिर में दर्द। देखो, एक उपसर्ग है, यह सही है, सर दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर का मतलब होता है मुख्य, मुख्य, सरपंच, मुख्य पंच, सरहद, मुख्य सीमा, ऐसे बोलते हैं। ये आता है। और भी कुछ शराब है, सर गिरोह, मुख्य गिरोह। नहीं बोलते हैं सर गिरोह अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, मतलब मुख्य जो है वो भी, ऐसा बोलते हैं ना पुलिस वाले, आता ना अखबार भाषा। तो सर गिरोह मुख्य, तो सर का मतलब होता है मुख्य। और आपके दर्द हो रहा है, तो दर्द सिर में होगा कि मुख्य होगा? तो सिर दर्द होता है, सर दर्द नहीं होता है। अब देखिए, सिर फिरा, क्या सर फिरा? कई बार सुना आपने, एक सिर फिरे ने नुकसान कर दिया, जिसका दिमाग घुमा हुआ है, सिर फिरा हुआ, उसने नुकसान किया है, या कि मुख्य नहीं आएगा, तो ये शब्द अशुद्ध है आपके। एक शब्द और है, सिर ताज। सिर का ताज होता है, प्रमुख ताज नहीं होता है, सरताज नहीं होता है, सिर ताज। सिर का ताज होगा, सिर में पहना जाने वाला ताज होगा। ऐसे नहीं कि प्रमुख ताज है, सब ताज तो ताज होता है।
भाई ताज तो एक ही होता है कि एक से अधिक होते हैं? ताज तो एक ही है। और बताइए एक देश में ताज कितना होगा? क्या राजा की ताजपोशी है तो क्या 4-5 की ताजपोशी होगी वहां पर? नहीं। आपने यदि ताजपोशी कैसे की जाती है, आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, देखी होगी। मतलब ताजपोशी एक ही होती है। तो मुख्य नहीं होता है, वो सिर में पहनाता है उसे। अब हो सकता है देखिए ताज का बनावट आकार अलग अलग परंपराओं से अलग अलग बने होंगे। तो ये है। तो यहां पर उपसर्ग का गलत प्रयोग कर रहे हैं हम। होना नहीं चाहिए फिर भी लगा देते हैं। तो उपसर्ग के उदाहरण हमको पढ़ना पड़ता है कि ये अशुद्ध है और ये वाले शुद्ध है। लिखो सब शुद्धि का अच्छे उदाहरण है ये। तो उपसर्ग संबंधी सब शुद्धि हमारी पूरी है। इतने मिलते हैं। प्रत्यय में खूब है, अथाह भंडार है। जब कोई हम काम शुरू करते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है, और काम खत्म होने के बाद बड़ी खुशी होती है हमें कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ हमारे साथ। आगे बढ़े। अगला बिंदु है उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी शब्द शुद्धि। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी शब्द शुद्धि। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या होगा? देखिए दर उपसर्ग के साथ यदि आप मैं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द अशुद्ध होगा। मैं प्रत्यय मतलब कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह को चरम प्रत्यय कहा जाता है। वो प्रत्यय की श्रेणी में ही आता है। ध्यान रखना कारक चिन्ह प्रत्यय ही होता है। तो कारक चिन्ह को चरम प्रत्यय भी कहा जाता है। कारक चिन्ह लगने के बाद कोई प्रत्यय नहीं लगता है। तो यहां देखिए दरअसल, ये सही होगा यदि आप दर के साथ। अच्छा, दरअसल सही है। अब यहां पर होगा क्या वो देख लीजिए आप एक बार। मैं लिखित में नहीं पढ़ा रहा हूं, सीधा मौखिक समझा देता हूं। इन दोनों में से एक के वो सही होगा। उपसर्ग और प्रत्यय समय शब्द में दोनों में से एक विकल्प सही होगा। दोनों साथ माता ही वो अशुद्ध बनेगा। दरअसल सही है, असल में सही है। भाई दर का अर्थ ही मैं होता है। दर उपसर्ग का अर्थ ही मैं होता है, तब अशुद्ध है। यदि आप अब लिखते हैं दर असल में, तो यह अशुद्ध हो जाएगा। बहुत सारे शब्द पड़े ऐसे, कोई दो चार नहीं है। दरमियान, म्यान में या दरमियान, दरमियान में नहीं होगा। हकीकत, हकीकत में या दर हकीकत, ऐसे ही शब्द आपका सही होगा। तो यहां देखिए हकीकत, दर हकीकत सही होगा, या फिर
हकीकत में सही होगा, पर कौन सा नहीं होगा? दर हकीकत में सही नहीं होगा। इसके बाद में एक उपसर्ग है, स के साथ पूर्वक। ध्यान सुन लेना इसे आप। यदि स उपसर्ग आ जाए तो पूर्वक आते उसे गलत कर देना। तो सही क्या होगा? जैसे हमारे पास एक शब्द है विनय, तो हम लिखते हैं यहां पर सविनय। सही है। अब इसमें मैं ये लिख सकता हूं विनय पूर्वक। ये सही है। अब देखिए यहां पर गलत क्या होगा, बताइए गलत क्या होगा? भाई सविनय का मतलब क्या होता है? विनय के साथ, विनय के साथ पूर्वक जोड़ो इसको। सविनय का मतलब होता है विनय सहित, और विनय पूर्व का मतलब विनय सहित। और सविनय पूर्व का मतलब, उसका मतलब ही विनय सहित ही होता है। भाई विनय सहित ही होगा। तो जब कम वर्ण वाला पूर्णार्थ दे तो अधिक वर्ण वाला अशुद्ध होता है। ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, तो फिर इनको क्या करते हैं? अलग अलग रूप में सही मान लेते हैं। और सविनय पूर्व करोगे तो ये गलत है। अच्छा ये तो हो गया गलत। अब यहां ये गलती और देखना, ये तो गलत हो चुका है, फिर भी पेट नहीं भरता है। बीच में और लाकर पटकेंगे किसको? ता को। सविनयता, सविनयता पूर्वक होता है। उदाहरण देखिए, ये तो क्या कि थोड़ा लगे, आपको लगेगा सर मजा नहीं आया, मजा आएगा आपको। सकुशल, आप कैसे हैं कि सकुशल हूं। आप कैसे हैं कि कुशल पूर्वक हूं। ठीक है, हो गए सही। सकुशल पूर्वक, मुझे उम्मीद है आप सकुशल पूर्वक होंगे। पहले पत्राचार की भाषा में आता था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सकुशलता पूर्वक होंगे। एक ने मुझे बोला सर हिंदी में बड़ा शब्द कौन सा है? मैं क्यों, शादी करनी है, सगे से तो करना है, कि बड़ा शब्द कौन सा है? कैसे देखो सकुशलता पूर्वक कितना बड़ा, मैं गलत है पूरा। ये कैसे है? तो उनको बताया नहीं जा सकता कैसे, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। वहां पर बोल दिया गलत है, माने ठीक है, नहीं माना तो अगले की मर्जी। नहीं मानते हैं हम, ऐसी चीजें मानी जाती। तो कहीं पर बहस मत किया करो, बहस वहीं करो आपके फील्ड का व्यक्ति हो, वहां डिबेट करो, आपको मजा आएगा। जिसको मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट का टीचर का स्कूल है, स्कूल का टीचर व्यक्ति है, उसको कोई मतलब नहीं है सप्तशुद्धि से, वो तो बस आया, पढ़ाया और चले गए। क्योंकि वो पूछने वाले भी एक अध्यापक थे, तो मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, मैंने तो बोल दिया उनको जो था। और ये गलत शब्द है, सकुशलता पूर्वक गलत है। ऐसे कितने शब्द है जो भी आपको मिलते हैं, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक्स्ट्रा शब्द आपको चाहिए तो हिंदी व्याकरण मीमांसा को पढ़नी होगी, और याद रह जाती चीजें, याद रह जाए तो ये भी पर्याप्त है आपके लिए। दोनों चीज याद है आपके पास। और उदाहरण चाहिए आपको और खूब सारे पढ़े। एक आदर देखिए, आदर भी तो है यहां पर। आदर तो क्या बनेगा? आदर पूर्वक नहीं, सादर, आदर पूर्वक और सादर पूर्वक क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अरे भैया आदर है तो पहले क्या लगाएंगे? सादर। सही है। और आदर के साथ पूर्वक जोड़िए, आदर पूर्वक, ये सही है। ठीक है, अब ये जोड़िएगा सादर पूर्वक, ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध होगा। और यहां जोड़ दीजिए, ये कभी सुना बाद वाला आपने? ये सुना क्या? नहीं। सादरता पूर्वक आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि सादर पूर्वक तक ही चलता है ये, इसके बाद चलता भी नहीं है। तो लिख लो आप इन्हें, इस तरह से पढ़ी जाएगी। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी शब्द में ध्यान रखना, या तो उपसर्ग आएगा या फिर प्रत्यय आएगा, मतलब समान अर्थ देने वाला होता है दोनों। समान अर्थ देने वाले उपसर्ग या प्रत्यय का एक साथ प्रयोग अशुद्ध होता है। देखो
लिख लिया? आगे ले? लिखने दो इनको। ये भगवान, पढ़ लो भाई रे, पढ़ लो। लिख लिया? आगे ले? ये लो। लिख लिया आपने? इसके बाद देखिए, यदि निरुपसर्ग के साथ में ई प्रत्यय है तो उसका प्रयोग अशुद्ध होता है। जितने मिले सबको अशुद्ध करना आपको। शब्द है निर्दोष। सीधा लिखा देता हूं आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना, कैसे होगा शुद्ध, समझाऊं आपको पूरा ये? समझाऊं कि निर वाला, निर उपसर्ग है, जैसे दो शब्द है, दो शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। इसके पहले मैं निर उपसर्ग जोड़ दूं तो बनेगा निर्दोष। यह है विशेषण, और यह दोषी, ये भी क्या है? विशेषण है। पर देखिए, परस्पर विलोम शब्द है। अब आप निर्दोषी लिखोगे, निर्दोषी, तो जब पूरा ये विशेषण है, अर्थ दे रहा है इस रूप में कम वर्णों में, तो फिर ई प्रत्यय लगा करके अधिक वर्ण क्यों करना, जबकि ई वाला तो विपरीत अर्थ देगा इसका। और इसके साथ में ई लगाओगे तो एक वर्ण कम। देखिए, अच्छा, निर्दोषी, निर्दोष क्या है? विशेषण है, और निर्दोषी भी, यह भी तो विशेषण ही है। जब कम वर्ण वाला पूरा अर्थ दे तो अधिक वर्णों का प्रयोग करना अशुद्ध होता है, और ई वाला है वह उसका विपरीत शब्द बनेगा, निर्दोष का दोषी होता है। तो जब कहीं आप पढ़ते हो तो निर के साथ में ई का प्रयोग आ जाए, उसे अशुद्ध कर दीजिएगा। कोई शब्द बुलाई, जरूरी नहीं कि मैं यहां लिखा रहा हूं यही शब्द आपके सामने हो। निर्लोभ लिखो साथ में। आपको लगता है कि ये बहुत सारे हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं तभी तो अशुद्ध है ये।
ये लो। लिखो। हो गया। आगे बढ़े। हम्म। उद्यम मतलब मेहनती, मेहनत। निर्दय मतलब मेहनत रहित। नहीं बोलते तो उद्यमी व्यक्ति है, मतलब मेहनती व्यक्ति है। इसके बाद में निस के साथ में भी ई आ जाए, अशुद्ध कर देना। इसमें निस उपसर्ग है हो। इन सब में निस उपसर्ग है। ये पूछा गया पीछे परीक्षा में। हम जानते हैं इस विसर्ग वाले के दो रूप सही है, सविसर्ग वाले के। दोनों में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वो भी अशुद्ध है और ये वाला शुद्ध है। इसी के दो रूप है, दो रूप सही होते हैं इसके। आपको संधि यानी सप्तशुद्धि पढ़ी आपने, द्विरूप वाली पढ़ी ना, द्विरूप वाली, उसमें देखना आप, ये लिखा हुआ है। क्या हुआ? अब देखो आप,
निःशुल्क ही होता है, निःशुल्क होता है, देख लो आप। इसके नीचे कोष्टक में लिखना हो, इस नीचे कोष्टक में, जो इसका दूसरा रूप है। लिखो। लिख लिया आपने? हो गया? आगे बढ़े। देखिए, एक उपसर्ग है निर, चाहे निर हो चाहे निस हो, इसके साथ में यदि ई प्रत्यय आ जाए, नहीं माफ चाहता हूं, इत प्रत्यय, तो होगा अशुद्ध। मत दोनों में साथ में अलग लिख दो। निर के साथ में इत आए तो अशुद्ध होगा, और निस के साथ भी इत आए तो अशुद्ध होगा। उस तरह से ही है, पर इसमें उदाहरणों की संख्या क्या कम है, दोनों को साथ में ले रहा हूं। जरे जैसे देखिए, निरुत्साह शब्द होता है, ऊपर लिख दिया हमने, निरुत्साह होता है। अब यदि आप इसे निरुत्साहित करते हैं, अशुद्ध होगा। निष्कलुष शब्द है, यदि आप इसे निष्कलुषित करते हैं तब अशुद्ध होगा। अच्छे शब्द है दोनों ही। यहां देखिए, हम जानते हैं निर्गुण शब्द है, निर्गुणित अशुद्ध है। निश्चिंत शब्द सही है, निश्चिंतित अशुद्ध है, निश्चिंतित अशुद्ध हो जाएगा। हो गया? तो ये सब शुद्धि आपकी चल रही है, अब उपसर्ग और प्रत्यय वाली पूरी हो गई है। और अब हम चर्चा करेंगे प्रत्यय वाली शब्दशुद्धि में, जो बहुत बहुत विस्तृत होने वाली है, बहुत विस्तृत, और शब्दशुद्धि के आधे उदाहरणों को लेकर चलती है प्रत्यय वाली शब्दशुद्धि। शब्दशुद्धि के आधे उदाहरणों को तो हम ये मानकर चलते हैं कि आधे से हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं शब्दशुद्धि में, आधा हिस्सा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सर कितनी क्लास लगेगी, और मैं पहले बोलता हूँ लगभग आधा हिस्से में हम पढ़ रहे हैं अभी जो हमारे चल रहा है शब्दशुद्धि का वो। और आप चाहे तो मैं एक क्लास में खत्म कर सकता हूँ आगे, डिपेंड आप पर करेगा।
कर दूं एक क्लास में? है, बहुत बढ़िया। देखो, इनको तो एक क्लास में खत्म कर दो बस, तो कोर्स खत्म ही है ना वैसे आपके लिए, तो कर जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि आप बैठो। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।